तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल क्लास क्विक एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज में स्वागत है, जिसमें भूगोल का ये आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज कंप्लीट हम क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान कह लीजिए या जलवायु शास्त्र कह लीजिए, जिसको हम कवर करेंगे। और ये प्री की दृष्टि से जियोमॉर्फोलॉजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी भौतिक विज्ञान के कुछ सेक्शन जैसे प्लेट टेक्टोनिक में अगर जाएंगे, जिसमें भूकंप देख लें, ज्वालामुखी देख लें, तो इन सब सेक्शनों के बाद देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो हमें प्रभावित करता है, जिससे हम प्रभावित होते हैं, वो है जलवायु या वायुमंडल से। ठीक है, वायुमंडल जो है क्लाइमेट हमें ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए जो है ये तीसरा अध्याय है, जिसमें हम क्लाइमेट की संरचना और संगठन देखेंगे, यानी उसकी कंपोजिशन कैसे स्ट्रक्चर है उसका देखेंगे। फिर प्रेशर बेल्ट को, उसके एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन को समझेंगे, और फिर एटमॉस्फेयर वाटर समझेंगे, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन को समझेंगे। जैसे पहले टेस्ट लेक्चर हुआ वैसे ये भी होगा, बहुत शॉर्ट डिटेल में हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। बाकी डिटेल में इसमें दिया गया है, जिसको नहीं समझ में आता है वो अपना पढ़ लेगा, क्योंकि क्विक रिवीजन करना है। और दूसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट होगा कि हाँ ये आ सकता है, इससे क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको डिटेल में बता देंगे। तो दूसरा, ये तीसरा है क्लाइमेटोलॉजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी, यानी समुद्र विज्ञान को पढ़ेंगे। तो बहरहाल इसकी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। इसकी सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लास थोड़ा सा पसंद आ रहा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एक बात और बता दें हम आपको कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को देखते हुए, जिसमें 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन कवर कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट के, जिसमें यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल हैं। और एक बात और बता दें, इसमें जो है लगभग 800 से प्लस क्वेश्चन हम कर चुके हैं लगभग सभी सब्जेक्ट को मिलाकर। और सीरीज़ ये टेस्ट डेली होता है 20 क्वेश्चन का। और इसमें एक फ़ायदा आपको ये भी है कि ये आपको बाइलिंगुअल होता है, यानी हिंदी प्लस जो है इंग्लिश, आपको दोनों में आपको टेस्ट सॉल्व करवाया जाता है। इसके बाद पूरा कंप्लीट आपको एनालिसिस के साथ सेपरेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर 100 क्वेश्चन के साथ पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोस्तों, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है उसका स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन कैसा है। तो हमारे वायुमंडल में कुछ अस्थाई गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैस, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% के लगभग है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9% है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो है 29% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो ये वायुमंडल में कुछ परमानेंट गैसें पाई जाती हैं। अब वायुमंडल की जो लेयर हैं वो पूरे 5 लेयर में पाई जाती हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। वायुमंडल की उच्च परतों में गैसों का अनुपात बदलता रहता है, यानी अगर सतह से 120 किलोमीटर के बाद जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नगण्य हो जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प केवल जो है पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो सब पढ़ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। ठीक है, ये आपको की ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वायुमंडल में आ रही जो सौर विकिरण, अब यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में सन से डायरेक्ट पृथ्वी पर आती है, उनके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब वहीं आपने हीट बजट में पढ़ा होगा, जब सन से रेडिएशन आता है तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में होती है। लेकिन जब स्थलीय विकिरण होता है, यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, जब वो पार्थिव विकिरण के रूप में वायुमंडल में जाती हैं, तो वो किरणें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में है तो उनके लिए क्या होती है, पारदर्शी नहीं होती, बल्कि वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाती हैं। तो ये कहा रहा है कि वो अपारदर्शी होती। इसके अलावा स्थलीय विकिरण यानी अपार्थिव विकिरण की बात करें तो एक हिस्से को अवशोषित कर लेता है और कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह को परिवर्तित कर देता है, इसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे ओजोन की। ओजोन की बात करें तो पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है।
ठीक है, इसके बारे में भी फिगर से चर्चा करेंगे, अभी ये डिटेल देख लें। ओजोन एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है जो सूर्य से निकलने वाले जो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज है उसको अवशोषित करता है, उनसे हमें रक्षा करता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। वाटर वेपर की बात करें तो जलवाष्प एक परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ जो है कम होती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वाटर वेपर में कमी आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई के साथ जो है जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो है जलवाष्प कम होता है। क्यों? अगर देखेंगे जलवाष्प आपको कहाँ मिलेगा? ध्रुवों पर मिलेगा। पानी कहाँ गर्म होता है? जहाँ पर अगर बात करें ट्रॉपिकल रीजन के तो समुद्री जल गर्म कहाँ होगा? जहाँ पर जो है कम ऊंचाई या फिर स्थल के समीप देखेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। तो जलवाष्प की मात्रा सतह पर जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो जलवाष्प क्या होगा? संतृप्त हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाकर फिर पानी की बूंदों के रूप में नीचे आ जाता है। ध्रुवों पर तो जलवाष्प का कोई सीन ही नहीं, क्योंकि सन ना ही डायरेक्ट पड़ता है, ना कि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ना ही वहाँ पर वाटर इवेपोरेशन की क्रिया होती है। इसके अलावा बात करें या सूर्य से आने वाले विकिरण यानी रेडिएशन कुछ हिस्सों को भी अवशोषित करता है वाटर वेपर। पृथ्वी से विकिरणित ऊष्मा को संरक्षित करता है, इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा डस्ट की बात करें, डस्ट पार्टिकल की बात करें, यह आमतौर पर वायुमंडल की जो है निचली परतों में पाए जाते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में शुष्क हवाओं के कारण धूल कण सबसे अधिक जमाव और उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे, ये इसका हिंदी हो गया और यही सेम इसका जो है इंग्लिश हो गया। तो एक ही लैंग्वेज पढ़ेंगे, बाकी जिसको दोनों ज़रूरत है वो अपना पढ़ लेगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा क्लाइमेट समझ रहे हैं तो क्लाइमेट को समझने के लिए सबसे पहले मौसम यानी वेदर और जलवायु यानी क्लाइमेट को समझ लेते हैं। तो देखेंगे मौसम जो होता है वह एक छोटी अवधि और स्थान पर वातावरण की स्थिति को दर्शाता है। जलवायु जो होता है एक लंबी लॉन्ग टर्म प्रोसेस के फलस्वरूप जो है उस दिए गए क्षेत्र का औसत मौसम है। यानी वेदर की बात करें तो शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फियर है। ठीक है, यानी इसको डेज में आप माप सकते हैं। आज मौसम जो है गर्म है, बारिश शुरू हो गई, ठंडा हो गया, तो इसको जो है कैन चेंज विद इन मिनट और हावर में। क्लाइमेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म पैटर्न है। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें तो ये एवरेज वेदर होता है, बहुत कई सालों को मिलाकर स्पेसिफिक प्लेस का जो है एवरेज वेदर निकाला जाता है, तो उसे क्लाइमेट के रूप में जो है जाना जाता है। अब बात करें वायुमंडल की संरचना की बात। ठीक है, तो वायुमंडल को जो है अलग अलग घनत्व और तापमान के साथ देखेंगे, विभिन्न परतें होती हैं। जैसे अगर बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर की सीमा पर ट्रोपोपास होगा, स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर की सीमा पर स्ट्रेटोपास होगा, और मेसोस्फेयर थर्मोस्फेयर की सीमा पर मेसोपास होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वायुमंडल की संरचना होती है। अब बात करें पृथ्वी की सतह के पास घनत्व तो सबसे अधिक होता है और बढ़ती ऊंचाई के साथ जो है डेंसिटी कम आती है। क्यों? जैसे आप सपोज मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में रह रहे हैं तो यहाँ पर धूल कण और जो है वायुमंडल की सघनता ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे आप ऊंचाई जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है धूल कण आपको नहीं मिलेगा, मौसम साफ मिलेगा, आपको क्लियर सन आपको जो है आपके शरीर पर, इसीलिए जो है जो हाई एल्टीट्यूड पर लद्दाख वगैरह में रहते हैं उनका शरीर जो है सनबर्न से देखें जल जाता है, उनके चेहरे लाल पड़ जाते हैं। ठीक है, तो और जो लोअर एरिया में रहते हैं वहाँ पर डेंस रहता है, डेंस एटमॉस्फेयर पाया जाता है, जो सन आता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा एक और बात करें, जैसे जैसे आप सतह से यानी मैदानी इलाकों से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, जो क्षोभ सीमा होती है, ट्रोपोपास होता है, उसमें क्या होता है, क्षोभ मंडल पर जो है आपको ऊंचाई ज़्यादा मिलेगी, लगभग 18 किलोमीटर होती है। वहीं से अगर आप चले जाएंगे हाई एल्टीट्यूड पर, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वही क्षोभ मंडल की सीमा जो है 8 किलोमीटर हो जाएगी। तो इससे जो क्या होता है, यही कह रहा है घनत्व सबसे अधिक होता है सतह पर
और घटा सतह पर घनत्व अधिक होने से क्या होता है, आपको ना सांस लेने में दिक्कत होगी, आपका हार्ट रेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैनेज हो जाएगा, बराबर होता है, इसलिए आपको जो है ना तो आपकी सांस फूलेगी, और वहीं आप ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको सांस फूलने लगेगी चढ़ते वक्त, या कोई काम कर रहे हैं। और तो इस प्रकार इसी की बात कर रहा है घटता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होने चाहिए, आप कई जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। और तापमान की स्थिति के आधार पर वायुमंडल को 5 अलग अलग परतों में डिवाइड किया जाता है तापमान के आधार पर। तो जो 5 परतें मैंने बताई, तो ये भी ध्यान रखनी है कि 5 परतें डिवाइड की जाती है, ठीक है। ओजोन लेयर की बात की थी, ओजोन लेयर कहाँ है, ओजोन लेयर देखेंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर के निचली परत में लगभग जो है आप ट्रोपोपास जो सीमा है ट्रोपोस्फीयर के उसके ऊपरी परत में, यानी कुल मिलाकर अगर ऑप्शन रहे स्ट्रेटोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर लगाना है, ठीक है। अगर मेसोस्फीयर की बात करें, मेसोस्फीयर में आपको जो अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस कहाँ, आर्कटिक क्षेत्र में, अरोरा ऑस्ट्रियालिस जो है आपको वो मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इस प्रकार जो है 5 लेयर हम इसको डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर जैसा कि हमने बताया, देखिए सबसे वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है। अब यही बताया कि औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, लेकिन वह ध्रुवों के पास जाएंगे इसकी ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर हो जाएगी, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है, ठीक है। जलवायु और मौसम से रिलेटेड जितने भी परिवर्तन होते हैं सब इसी परत में होते हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर के समीप ही होते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर इधर देखिए, ये भूमध्य रेखा पर है, यहाँ इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे तो इसकी ऊंचाई घटती हुई जाती है। और वायुमंडल का 99% जो जलवाष्प है वो इसी ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। और वहीं बात करें तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जो नॉर्मल लैप्स यानी जो तापमान में नॉर्मल गिरावट होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस की होती है। यानी अगर सतह से आप 165 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो जो टेम्परेचर में गिरावट आएगी वो 1 डिग्री सेल्सियस की आएगी, ठीक है। तो नॉर्मल लैप्स रेट भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, ये तो इसका इंग्लिश रूपांतरण हो गया। अब बात करते हैं मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल की। स्ट्रेटोस्फीयर की बात नहीं की, सॉरी, स्ट्रेटोस्फीयर को देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर होता है यह ट्रोपोपास के जो है ऊपर पाया जाता है, यानी जो ट्रोपोपास मतलब जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की सीमा जो होती है उसको ऊपर पाया जाता है, और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यानी सतह से जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है पृथ्वी की सतह पर। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है ओजोन परत किस में पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। यह हवा, यहाँ पर हवा क्षैतिज रूप में चलती है, ठीक है, इसलिए हवाई जहाज़ों को उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है।
अब इस फिगर में आपने एक चीज़ और देखा होगा, हम आपको एक बार फिर दिखा देते हैं। तो हवाई जहाज़ों का उड़ान जो होता है देखेंगे, तो ये क्षोभ मंडल को ऊपर धीरे जाएंगे तो यहाँ हवा जो है स्ट्रेटोस्फीयर में क्षैतिज में चलती है, तो इसीलिए हवाई जहाज़ों को उड़ान के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। और समताप मंडल के निचले हिस्से में जो पोलर जेट स्ट्रीम होती है और उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम से प्रभावित होते हैं समताप मंडल के निचले हिस्से, और ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। तो एक कीवर्ड आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ओजोन परत पाई जाती है, दूसरा क्या रखना है, समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे मध्य मंडल की। तो पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर तक फैला है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। तो ये कुछ कीवर्ड ध्यान रखना है बस। इसमें ग्रीन हाउस गैस इसमें नहीं पाए जाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ऐसा कुछ इसमें नहीं पाया जाता है। और इस परत में क्या होता है, जो आप मेटेराइट्स देख रहे हैं, उल्का पिंड वगैरह, ये यहाँ गिरते हैं। और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज, ठीक है, या मध्य सीमा कहते हैं। और मेसोस्फेयर के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे अरोरा पाया जाता है, अरोरा ऑस्ट्रियालिस, अरोरा बोरियालिस। ये किसके कारण होता है, ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और जो है सोलर विंड के जो है संपर्क में आने से जो है एक चमकती हुई संरचना आपको दिखाई देगी, जो आपने कई मूवी में देखा होगा। ये अक्सर पोल पर होता है, पोल पर जो होता है, नॉर्थ पोल पर होता है, यानी आर्कटिक क्षेत्र में होता है, उसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं। जो साउथ में होता है, अंटार्कटिका क्षेत्र में होता है, उसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। अब बात करेंगे आयन मंडल की। आयन मंडल जो होता है ये कहाँ होता है, ये मेसोपॉज या मध्य सीमा के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच होता है। थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर, इस क्षेत्र में क्या होता है, विद्युत रूप में आवेशित विद्युत प्रवाह होता है। अब इसमें लिखा है जो अरोरा या उत्तरी रोशनी के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि आयन मंडल नहीं होता है, मेसोस्फीयर होता है। इसका कुछ भाग होता है जो ऊपर वाला है वो आयन मंडल में जरूर आता है, लेकिन मेसोस्फीयर होता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो आयन मंडल है उसमें जो आवेशित कण हैं वो विद्युत प्रवाह जो अरोरा के रोशनी के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बात तो सही है, ठीक है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत से परावर्तित होते हैं। अब इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, अरोरा की बात छोड़िए, इसमें आपको ध्यान रखना है जो रेडियो वेव होता है वो कहाँ से परावर्तित होता है, ये होता है थर्मोस्फेयर पर, यानी सैटेलाइट जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, थर्मोस्फेयर पर होते हैं। और ऊंचाई बढ़ने के साथ फिर तापमान बढ़ने लगता है। इसके पहले क्या हुआ, तापमान कम हुआ, फिर समताप मंडल में तापमान बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ने लगा। ठीक है, अब बात करेंगे एक्सोस्फीयर की। तो देखेंगे हमारे वायुमंडल सबसे बाहरी परत है, गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण इस क्षेत्र में बहुत कम गैसें पाई जाती हैं। और देखेंगे हबल टेलीस्कोप यहीं पर स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे सोलर रेडिएशन की। सोलर रेडिएशन है क्या, जो सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण होता है वो परमाणु संलयन की प्रक्रिया से सूर्य द्वारा जो है उत्सर्जित यानी निकलने वाला विकिरण ऊर्जा है, जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा बनाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा जो है, मैंने बात की थी ना, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में सूर्य से प्राप्त करती है, जिसे इंसोलेशन या सूर्यताप कहते हैं, या आगामी, इंसो मतलब आ रही है, आगामी सौर विकिरण कहा जाता है। और इंसोलेशन या सूर्यताप की बात तो उसकी तीव्रता और मात्रा जो है प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है, यानी अस्थायी नहीं रहता। अब इसमें ये सब तो ठीक है, परिभाषा तो नहीं पूछेगा प्री में। अब इसमें पूछेगा जो सौर एनर्जी निकलती है, विकिरण निकलता है, वह परमाणु संलयन प्रक्रिया के द्वारा निकलता है। ये कीवर्ड ध्यान रखना है। और इसमें क्या ध्यान रखना है, जो इंसोलेशन या सूर्यताप जो उसकी विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप में पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी
जो अक्ष पर घूर्णन कर रही है, ठीक है, एक, और सूर्य के किरणों का आपतन यानी तिरछापन, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, भूमि की स्थलाकृति। तो ये जो है सूर्य तप यानी कितना सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आ रहा है, ये जो है ये 5 कंडीशन निर्धारित करती है कि कितना इंक्लाइन है यानी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, और झुकाव का पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, जिससे दिन की अवधि कितनी हो रही, वायुमंडल की पारदर्शिता यानी सघन वायुमंडल है कि विरल वायुमंडल है, ठीक है, साफ है कि नहीं है। तो ये सब जो है सूर्य तप में होने वाली जो है इंसोलेशन जो पृथ्वी को प्राप्त उसकी विभिन्नता के कारक हो निर्धारित करती है। अगर अधिकतम इंसोलेशन जो होता है वो कहाँ मिलता है, वो देखेंगे उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों पर मिलता है। सबसे ज़्यादा सूर्य की मात्रा कहाँ पर आपको मिलेगी, आपको ट्रॉपिकल रीजन में नहीं मिलेगा, यानी भूमध्य रेखा पर आपको नहीं मिलेगा ना। एक सेकंड, सबसे ज़्यादा सूर्य की मात्रा आपको ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे ज़्यादा सूर्य की मात्रा आपको इक्वेटर पर नहीं मिलेगी, बल्कि कहाँ मिलेगी, उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों पर मिलेगी। क्यों मिलेगी, वहाँ पर बादल कम रहते हैं। आप देखेंगे जहाँ रेगिस्तान होगा वहाँ पर तो कोई ऐसे बादल नहीं रहेंगे जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर सके, रोक सके। और जब सूर्य के प्रकाश को रोक नहीं सकते तो वहाँ पर दिन भर क्या होता है, चिलचिलाती धूप होगी, शाम को ठंडी होती है। तो वही बादल ना रहने के कारण जो है उपोष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर जो देखेंगे इंसुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा मिलता है। और बात करें भूमध्य रेखा की, इक्वेटर की बात करें, तो उष्णकटिबंधीय की तुलना में कम सूर्यताप प्राप्त करती है, ठीक है, यानी 23.5 डिग्री की बात करें तो उष्णकटिबंधीय की तुलना में जो है भूमध्य रेखा कम सूर्यताप प्राप्त करती है। सूर्य के चारों ओर इसकी परिक्रमा के दौरान की बात करें तो वह स्थिति जहां पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है उसे क्या कहते हैं, 4 जुलाई की तारीख होती है, उसे क्या कहते हैं, अपसौर या एपीहिलियन कहते हैं। और वह स्थिति जहां पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है 3 जनवरी की स्थिति, उसे उपसौर कहते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ नोट है, ऊर्ध्वाधर किरणें से आच्छादित क्षेत्र तिरछी किरणों पर हमेशा कम होता है। अधिक तिरछापन के परिणाम स्वरूप अधिक अवशोषण और बिखराव प्रसार होता है। तो ये हो सकता है कि एज इट इज आपसे जो है ऑप्शन में दे दे कि जो सूर्य का जो आपतन कोण होता है वो अगर देखेंगे, अगर कर्क रेखा पर सीधे पड़ रहा है तो वहाँ पर इंसोलेशन यानी सूर्य की मात्रा, तापमान की मात्रा ज़्यादा हो रही है। वही तिरछापन यानी भूमध्य रेखा की तरफ जैसे जाएगा तो वैसे क्या होगा, जो सूर्य का अवशोषण रहेगा और बिखराव ज़्यादा होगा और प्रसार हो जाएगा, तो इंसोलेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ था, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश आपको जिसको देखना हो देख लीजिएगा। वायुमंडल का शीतलन और तापन की बात करें यानी कूलिंग और हीटिंग की बात करें तो वातावरण को गर्म करने और ठंडा करने के 4 अलग अलग तरीके होते हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। ये यानी वही तापमान यानी कोई चीज़ गर्म हो रही है या ठंडा हो रहा है, कितने तरीक़ों से हो रहा है। एक तो होता है कंडक्शन यानी संचालन, एक होता है रेडिएशन यानी विकिरण, एक होता है एडवेक्शन, एक होता है कन्वेक्शन। तो संचालन क्या प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का प्रवाह जो होता है उच्च तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु से होता है, यानी हाई टेम्परेचर से जो है लो टेम्परेचर की तरफ होता है, ठीक है। और जो रेडिएशन होता है ये वास्तविक संपर्क या गतिविधि के बिना एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है इन रेडिएशन के द्वारा। अभिवहन क्या होता है, एडवेक्शन, जब वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है तो वायु द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफर की जाती है तो ताप का स्थानांतरण जो होता है उसे अभिवहन एडवेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, विभिन्न तापमान वाले क्षेत्रों के बीच एक तरल पदार्थ या तरल या गैस के संचालन द्वारा तापमान का हस्तांतरण जो है देखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, ठीक है। तो ये चारों चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। ऊर्जा का संवहन केवल क्षोभ मंडल तक ही होता है, ठीक है, यानी जो भी जैसे सपोज तापमान बढ़ा, जो बारिश की घटना होती है जहाँ से जो है टकरा कर वापस आती हैं, जो अभी मैंने दिखाया, तो क्षोभ की सीमा तक ही होती, वही कह रहा है संवहन
जो ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर दिशा में हो रहा है वो जाकर जो है धीरे धीरे वो क्षोभ सीमा तक जो है जाएंगी, वहां से टकरा कर वापस आ जाएंगी। मध्य अक्षांशों में बात करें तो प्रतिदिन मौसम में अधिकांश विभिन्नता वाले केवल अभिवहन के कारण होते हैं। यानी अगर मिड लैटिट्यूड या सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो वहां पर जो भी टेम्परेचर होता है वो किस लिए होता है, वो किससे होता है, वायु का क्षैतिज जो है प्रवाह होता है, उसके कारण जो है तापमान का ट्रांसफर होता है। उसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। और बात करें, अब बात करें हीट बजट की। हीट बजट क्या होता है, वही सोलर इंसुलेशन यानी सूर्य तप की बात करें, सन द्वारा सपोज 100 यूनिट एनर्जी आई, ठीक है, टोटल सोलर एनर्जी कितना है 100 यूनिट, 100% है, और को किस रूप में है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। अब क्लाउड द्वारा जो है कुछ एब्जॉर्ब कर लिया गया या रिफ्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड बाय स्पेस 27 जो है अर्थ द्वारा, ठीक है। अब बहुत सारी एल्बिडो द्वारा, एल्बिडो मतलब जैसे आप देखेंगे पृथ्वी पर मौजूद जो है कई सारे ग्लेशियर है, जितनी चिकनी सतह है उनके द्वारा क्या किया गया, स्कैटर्ड यानी रेडिएशन जो है स्कैटर्ड स्पेस में जो है भेज दिया गया, ठीक है। एटमॉस्फेयर द्वारा 14% जो है एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो आप देखेंगे ये कुल मिलाकर इसको लगभग देखेंगे 51% ये एब्जॉर्ब हुआ। अब जब रात हुई तो ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में जितनी एनर्जी पृथ्वी ने एब्जॉर्ब की, उसके बाद क्या किया, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में अर्थ ने क्या किया, रात में जब पृथ्वी ठंडी हुई और पार्थिव विकिरण के द्वारा जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उतना बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ, इससे पृथ्वी का बजट बराबर, ना तो पृथ्वी ठंडी हुई ना तो गर्म हुई ज़्यादा, इसलिए पृथ्वी का जो बजट है बराबर हो गया। पृथ्वी लगभग अपनी संपूर्ण ऊर्जा सूर्य से क्या है, दृश्य प्रकाश यानी यूवी रेस के रूप में प्राप्त करती है, ठीक है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की कुछ ही समय में ना तो गर्म होती है ना ही कुछ समय में ठंडा होती है। तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वही था, आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो पार्थिव विकिरण है वो ध्यान रखना है, कितनी आ रही है डाटा नहीं ध्यान रखना है क्योंकि डाटा नहीं पूछा जाने वाला प्री में। अब बात करेंगे, एक दिया है फैक्ट्स, धरातल पर जो नेट हीट है बजट में भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ हिस्से में सूर्य विकिरण की अधिकता होती है, कुछ हिस्सों में सूर्य विकिरण की कमी देखी जाती है। ये कुछ खास है ऐसा, लेकिन आपको जो है लैटिट्यूड यानी अक्षांश के स्तर पर जो है आपको, जिसके पहले चर्चा कर चुके हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखने वाली नहीं है। अगर बात करें कि विभिन्नता कैसे देखती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें जो अधिशेष ऊष्मा जो होती है ऊर्जा, वो ध्रुव की ओर जो है मतलब भेज दी जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, और क्रमशः क्या होता है, निचले और उच्च अक्षांशों को अस्थायी उष्मा या शीतलन के प्रभाव से बचाता है। तो बहरहाल इतना पूछा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर। तो दोस्तों आपको एक बात पता होगा, तापमान का मतलब थोड़ी होता है गर्म होना, तापमान का मतलब होता है किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने से ही है। जैसे आपने जैसे आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर, अगर पढ़ा होगा तो पृथ्वी पर जो है जो 7 वायुदाब पेटियां हैं उसमें कुछ थर्मल है कुछ डायनेमिक है। यानी कुछ थर्मल जैसे है, जैसे अगर पोलर भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो ये सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश से जो है ये गर्म है, ठीक है, और ये जो है ठंडा होने से इस तापमान के पोलर में बर्फ जमी है तो ये जो है ठंडा है। तो थर्मली ये डेवलप हुई हैं, एक तो गर्मी के कारण सूर्य के डायरेक्ट रेडिएशन के कारण, एक जो है अपने नेचर्स के कारण, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ठंडा बर्फ जमा रहता है इसलिए वो कोल्ड रीजन में है। तो कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि गर्म और ठंडा होने का माप जो है तापमान है किसी पदार्थ या स्थान का, इसे डिग्री में मापते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये तो बात की बात हो, तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक, ये चीज़ ज़रूर पूछा जाता है। यानी अक्षांश का तापमान पर सीधा नियंत्रण होता है। जैसे जैसे देखेंगे, यानी इसमें लिखा है सूर्य तप अक्षांश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो इंसोलेशन होता है, इंसोलेशन की बात करें तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है अक्षांश के।
यानी अगर इंसुलेशन की बात करें, सूर्यतप में कमी आएगी तो अक्षांश में वृद्धि होगी। तो जैसे जैसे कहें, सिंपल लैंग्वेज में कहें, जैसे जैसे सूर्यतप का आपतन कोण में वृद्धि होगी, वैसे देखेंगे जो वो सूर्य के प्राप्त होने वाली ऊर्जा उसमें कमी आएगी। ठीक है, इसको समझ गए तो सब समझ गए। यानी स्थान की ऊंचाई, प्राय ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। समुद्र से दूरी, यानी समुद्र के पास स्थित है तो समुद्र और भूमि के जो है प्रभाव समान प्रभाव महसूस होगा, क्योंकि स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। ठीक है, और बात करें तो समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों में समुद्री व स्थलीय जो समीर होती है उनका प्रभाव पड़ता है, इसलिए तापमान समान रहता है। इसके अलावा बात करें तो वायु संहिता, महासागरीय धाराएं भी जो है इसके लिए जिम्मेदार है तापमान के वितरण को। ठीक है, स्थानीय जो पहलू हैं, हवा है, वनस्पति कवर, ढलान है, ये भी जिम्मेदार है। स्थलीय गुण जैसे एल्बिडो, यानी चिकनी सतह है, सपोज बर्फ से ढकी सतह है, तापमान आया या सूर्य की एनर्जी आई, वो टकराई, लौट गई, यानी एल्बिडो का मतलब सूर्य का परावर्तन, लौट गई, तो ये जो है तापमान इससे प्रभावित हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर इनके कारकों को ध्यान रखना है जिससे आप में क्वेश्चन में गलती ना हो। बाकी डिटेल में पीडीएफ दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, जो मैंने बताया था कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस पर कमी आती है, 165 मीटर, और वहीं 1000 मीटर जाने पर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है कमी आती है। ठीक है, एल्बिडो, अब इसमें क्या ध्यान रखना है, एल्बिडो किसी सतह द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश यानी सौर विकिरण की मात्रा है। ठीक है, अगर अब ये क्रम आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा एल्बिडो देखेंगे तो जो ग्लेशिएटेड रीजन है, ताज़ा हिम जो हैं उनका होता है, उसके बाद महासागर की बर्फ होती, फिर रेत की, फिर हरी घास की, फिर मिट्टी की, वन की, खुला सागर, चारकोल। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है, ओशियन का, मतलब जितनी चिकनी सतह होगी उसका एल्बिडो उतना ही ज़्यादा होगा, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर एनोमली की, यानी यह उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी स्थान या किसी स्थान का तापमान उस स्थान के औसत तापमान से भिन्न होता है। एक होती है पॉजिटिव एनोमली, यानी तापमान अधिक होगा अक्षांश के औसत तापमान से। जैसे सहारा रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ जो किस स्थान पर स्थित है सहारा डेजर्ट, देखेंगे तो लगभग 20 से 30 डिग्री जो है साउथ में देखेंगे तो वहाँ पे उसके बीच में स्थित है, तो उसका जो औसत तापमान है उससे जो है सहारा डेजर्ट का तापमान ज़्यादा होगा। अगर वही नकारात्मक यानी निगेटिव एनोमली की बात करें तो उसमें तापमान कम होता है औसत तापमान के, किससे, अक्षांश के औसत तापमान। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, लगभग देखेंगे 8.5 या 10 डिग्री, मान लीजिए 10 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, अब 10 डिग्री नॉर्थ का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर जाएंगे तापमान क्या होगा, इतना कम हो जाएगा कि बर्दाश्त नहीं होगा। तो कुल मिलाकर थर्मल एनोमली यही है। ठीक है, यही हिंदी में हमने हैंड रिटन में जो है दे दिया है। अब वहीं उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, कुछ एग्जांपल दिए। महाद्वीपीय भाग में देखें पॉजिटिव होता है, महासागरीय भाग में निगेटिव होता है। बहरहाल इतना पूछा नहीं जाता। अब बात करेंगे समताप रेखाएं क्या होती हैं। समताप रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो एक समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। समरूप पृथ्वी के लिए आदर्श रूप से समताप रेखा अक्षांशों का पालन करना चाहिए, लेकिन भूमि जल तापांतर के कारण अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी को समरूप मान ले तो वो एक जो है समताप रेखा क्या होती है, सीधी हो जाती हैं, सीधी होनी चाहिए। लेकिन अगर देखेंगे भूमि और जल में ताप के अंतर के कारण, जैसे क्रस्ट जो है, महाद्वीपीय क्रस्ट की बात कहना सही नहीं, अगर महाद्वीप की बात करें, कॉन्टिनेंट की बात करें, उसके तापमान की और जल के तापमान के जो है आपको अंतर दिखाई दे, उन्हीं तापमान के अंतर के कारण वो जो है समताप रेखाएं जो हैं आपको मुड़ी हुई दिखाई देंगी और सीजनल वाइज उसका जो है अंतर आपको दिखाई देगा। उसकी ये चर्चा आगे करेंगे। एक जनरल रूल की बात करें तो मौसम के प्रभाव को कम करने के लिए स्थानीय भाग को पार करते समय समताप रेखाएं ध्रुवों
या भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती हैं। जैसे जनवरी में समताप रेखाएं उत्तर में और महासागर की ओर दक्षिण और दक्षिण में बात करें तो महाद्वीप की ओर विचलित हो जाती हैं। ठीक है। समताप रेखाओं के लक्षण की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं अनियमित और कम दूरी पर स्थित होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अधिक नियमित और व्यापक दूरी पर स्थित होती हैं। तो ये जनवरी की कंडीशन है, ये जुलाई कंडीशन है। तो जनवरी में देखिए, जनवरी में क्या होता है, जनवरी में देखेंगे तो जनवरी में सूर्य जो क्या होता है मकर रेखा पर आता है। ठीक है, इसी की बात कर रहा है। अब बात करते हैं थर्मल इन्वर्जन्स की, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो नॉर्मल लैप्स रेट ध्यान रख लिया कि एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि अगर ऊंचाई सतह से अगर आप ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान में कमी ही आएगी। वो क्या था, 6.5 डिग्री सेल्सियस था 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। लेकिन थर्मल इन्वर्जेंस उसका विपरीत होता है, यानी यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें गर्म हवा, अब सपोज कैसे करें तापमान में कमी आएगी, ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल लैप्स रेट की, यानी पृथ्वी की सतह पर आप देखेंगे गर्म हवा है, हॉट एयर है, वो गर्म होकर ऊपर उठी, जैसे जैसे ऊपर आ जाएगी ठंडा होगी, यानी कोल्ड एयर में जाएगी। लेकिन थर्मल इन्वर्जेंस की बात आएगी जब गर्म हवा की परत ठंडी हवा की परत के ऊपर आ जाए तो ये नॉर्मल कंडीशन की होती है, यानी वार्म एयर के ऊपर कूलर फिर कोल्ड हो जाएगी। लेकिन अगर कूलर एयर क्या होगा, कूलर के एयर के ऊपर वार्म एयर आ जाए और वहीं उसके ऊपर कोल्ड एयर आ जाए तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन का रूप हो जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए कुछ अनुकूल दशाएं होती होंगी, जैसे सर्दी की रात की बात करें जिसमें पृथ्वी से परिवर्तित होकर वायुमंडल में जाने वाली विकिरण आने वाली विकिरण से अधिक होती है। जैसे सर्दियों की रात में क्या होता है, आपने कभी सर्दी की रात में उठकर देखा होगा कि आसमान जो है घना है और जो चंद्रमा है वो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी वायुमंडल जो है सघन है या धूल कण से बड़ा बादल दिखाई दे रहा है। उसमें क्या देखेंगे, कभी कभी महसूस करते हो उसमें जो पार्थिव विकिरण सूर्य से निकलता है वो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तो यही कह रहा है परावर्तित होकर वायुमंडल में जाने वाली विकिरण आने वाली विकिरण से अधिक हो जाती है। एक साफ और बादल रहित आकाश, इससे क्वेश्चन आ चुका है। स्थिर वायु, यानी वायु में कोई गति नहीं, धीमी गति से क्षैतिज गति जो हवा के मिश्रण को रोक सके, जमीनी सतह के पास शुष्क हवा, इससे क्वेश्चन आ चुका है। और एक साफ और बादल रहित आकाश, ये सीधे इसमें थर्मल इन्वर्जन का सेम यही ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो थर्मल इन्वर्जन को भी देख लीजिएगा। अब उसके प्रकार की बात करें तो प्रकार ना ही पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सतही जो है यानी सरफेस तापमान व्युत्क्रमण, तो ये चालन प्रक्रिया द्वारा सतह के संपर्क में आने वाली परतों पर होता है, यानी सतह की हवा का तापमान अपने ओस बिंदु के नीचे चला आता है तो कोहरा हो जाता है। ठीक है, उच्च अक्षांशों में इस तरह का तापमान जो है व्युत्क्रम बहुत आम है। निम्न और मध्य अक्षांशों में ठंडी रातों के दौरान होता है, दिन के दौरान नष्ट हो जाता है। अगर घाटी की बात करें यानी वैली इन्वर्जन की बात करें तो देखेंगे रात के समय क्या होता है, रात के समय जब ठंडी वायु होगी, कोल्ड एयर होगी, उसमें क्या होगा, वो नीचे बैठेगी और जो वार्म एयर होगी वो ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, यानी पहाड़ों पर्वतों पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण जो है ठंडी हवा जो है नीचे आ जाएगी, यही बात कर रहा है। तो इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर वैली इन्वर्जन होता है और इसके कारण क्या होता है, ये पौधों को पाले के नुकसान से बचाता है। ठीक है, तो इसका एक फ़ायदा है, ये कीवर्ड जरूर ध्यान रखिएगा। फ्रंटल इन्वर्जन की बात करें तो यह तब होता है जब एक शीत वायुराश जो होती है यानी कोल्ड एयर फ्रंट जो होता है एक गर्म वायुराश को हटा देती है, उसके ऊपर उठा देती है। ठीक है, दो वायुराशियों के बीच जो है वाताग्र क्या होता है, जब ठंडी वायुराशि जो है गर्म वायुराशि से मिलती है तो फ्रंट बनता है। ठीक है, जो टेम्परेट साइक्लोन के रूप में जाना जाता है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो इस प्रकार का व्युत्क्रमण अस्थिर होता है और मौसम के बदलते ही नष्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर वैली इन्वर्जन्स और सरफेस इन्वर्जन्स आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हालांकि जानकारी में फ्रंटल इन्वर्जन भी रखें, कोई बुरा नहीं है। अब
जो टेम्परेचर इन्वर्जेंस होता है उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, इससे क्या क्या हो सकता है। इससे वर्षा मेघ निर्माण का निर्धारण होता है, दैनिक विविधताओं को प्रभावित करता है, वायु निकासी प्रणाली पौधों के पाले के नुकसान से बचाती है, और यह प्रदूषकों के प्रसार को सीमित करता है, कोहरे और स्मॉग का निर्माण में सहायता करता है। वायुमंडलीय स्थिरता यानी तापमान विक्रमण से क्या होता है, वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर संचलन को क्या करता है, हतोत्साहित करता है, वातावरण को स्थिर लाता है, और तीव्र तड़ित झंझावत यानी टॉर्नेडो के भी तापमान से जुड़े होते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी इसके एप्लीकेशन, किसी भी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन आप जरूर ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा कंपोजिशन की बात। अब बात करते हैं वायुमंडलीय दाब और संचलन की। बात करें तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, किसी दिए गए स्थान और समय पर वायु स्तंभ पर भार जो होता है, वेट जो होता है, क्या कहते हैं, वायुमंडलीय प्रेशर कहलाता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब जो है 1013.25 मिलीबार होता है। पवन की बात करें तो पवन, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपको हर जगह ध्यान देगा। जो विंड होती है या हवा होती है वो हमेशा कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गतिशील होती है। इसको आप क्षैतिज वायु, इसको आप दिमाग में अपनी खोपड़ी में बैठा लीजिए, कहीं भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, और जो वायु धारा यानी एयर सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, वो देखेंगे ऊर्ध्वाधर होता है। और विंड कैसे चलती है, विंड हमेशा क्षैतिज चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार। इसके अलावा बात करें तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है वो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी इसमें ध्यान रखने वाली। वायुदाब के वितरण की बात करें तो एक समान नहीं होता है पृथ्वी, इसका वितरण ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अगर बात करें अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आप चावल पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वहां पर प्रेशर कम रहता है। अभी इसके पहले मैंने बात की थी ना डेंस एटमॉस्फेयर की, सतह पर डेंस रहता है, ऊपर डेंसिटी कम रहती है, आपको सतह पर सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, ऊपर जाएंगे सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, तो उसी की बात कह रहा है। यानी प्रेशर जो है ऊपर जो है कम रहता है, इसलिए क्वथनांक को कम कर देता है। अब वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो वायुदाब जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो आपको पता है ऊंचाई बढ़ने के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ घटता है, लेकिन वायु की घनत्व में भिन्नता कारण सामान्य दर से नहीं घटता। यानी उसको नियंत्रित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे जलवाष्प और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल क्षैतिज दाब प्रवणता बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। प्रवणता क्या होती है, दाब जो होता है दो, जो अगर मान लो सपोज ये प्रेशर है, प्रेशर बेल्ट है, तो वो इनके बीच जो बल काम करता है उन्हें दाब प्रवणता कहते हैं। तो यही बात कह रहा है, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल क्षैतिज दाब प्रवणता बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो हम इन पर हवाओं का अनुभव नहीं करते क्योंकि आमतौर पर लगभग बराबर लेकिन विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतुलित होते रहते हैं। अब एक कीवर्ड ये ध्यान रखना है, ठीक है, एक कीवर्ड ये बढ़ता दाब स्थिर मौसम को दर्शाता है। यानी हाई प्रेशर जहां डेवलप होगा, जैसे हाई प्रेशर जहां डेवलप होगा वहां क्या होगा, मौसम स्थिर होगा, और लो प्रेशर जहां स्थिर होगा वहां पर मौसम अस्थिर होगा। एक कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखना, यानी साइक्लोनिक कंडीशन होगी तो वहां पर जो है मौसम अस्थिर होगा। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हमेशा हाई प्रेशर होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है तो वहां पर मौसम स्थिर होता है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको ध्यान रखना है। क्षैतिज वितरण की बात करें तो क्षैतिज वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखा ऐसी रेखा है जो ऐसे बिंदुओं को जोड़ती है जिनमें दाब का मान बराबर हो। ठीक है, यानी 1030 देख रहे हैं मिलीबार की ये रेखा है, तो ये समदाब रेखा है। अभी इसको मैप पे दिखाएंगे आगे। ठीक है, तो ये समदाब रेखा है।
अब दाब प्रवणता दाबांतर और दो बिंदुओं के बीच वास्तविक क्षैतिज दूरी के बीच अनुपात होता है। समदाब रेखा का नज़दीक होना मतलब, समदाब रेखा मतलब यही है, ये जितनी नज़दीक होगी उसका मतलब क्या होगा, तीव्र प्रवणता व्यक्त करता है। जबकि इन रेखाओं का क्या करें, दूर दूर होना क्या क्या निम्न प्रवणता को इंगित करता है। यानी एक कॉन्सेप्ट और, जब हाई प्रेशर डेवलप होगा यानी एंटी साइक्लोन कंडीशन डेवलप होगी तो समदाब रेखाएं नज़दीक होंगी। जब लो प्रेशर या साइक्लोनिक कंडीशन होगा तो समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी। ठीक है, यही इसकी बात कर रहा है। अब दाब के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हमेशा आपको ध्यान रखना है। तापमान, पृथ्वी का घूर्णन, जलवाष्प, ये कारक आप यहां से पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा क्या ध्यान रखना, दाब और पवन यानी प्रेशर सिस्टम, यानी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, मैंने बता दिया साइक्लोन का मतलब लो प्रेशर, एंटी साइक्लोन में लो प्रेशर। और वहीं जाएंगे साइक्लोन का जो पैटर्न होगा, विंड का डायरेक्शन होगा, वो लो प्रेशर में डेवलप होता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, घड़ी के विपरीत होगा। साउथ हेमिस्फीयर में साइक्लोन घड़ी के समान होगा। और एंटी साइक्लोन की बात करें, साइक्लोन की बात करें तो साउथर्न हेमिस्फीयर की बात कर ही ले। एंटी साइक्लोन की बात करें तो एंटी साइक्लोन का क्या होता है, एंटी साइक्लोन का जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे विश्व के कुछ प्रेशर बेल्ट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पूरे पृथ्वी को जो है 3 हीट जोन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल हीट जोन, टेम्परेट हीट जोन और ये पोलर या जमा हुआ क्षेत्र, ये जिसे फ्रीज जोन कहते हैं। ठीक है, सूर्यताप की मात्रा के आधार पर इसे डिवाइड किया जाता है। इस पर देखेंगे इस एरिया में सूर्यताप की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्यताप की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है। ये पूरा जमा हुआ क्षेत्र, ये टेम्परेट जोन है। कुल मिलाकर 3 हीट जोन है, एक ट्रॉपिकल रीजन पूरा हो गया, एक टेम्परेट, एक फ्रीज जोन। अब बात करेंगे प्रेशर बेल्ट की, कितने प्रेशर बेल्ट हैं। तो देखेंगे इसमें क्या होगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसके अलावा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसके अलावा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इसके अलावा बात करेंगे इसके ऊपर क्या जाएंगे, हाई प्रेशर बेल्ट आ जाएगा, पोलर। यानी कुल कितने पेटियां हैं, अगर बात करेंगे कुल कितने बेल्ट हैं, तो इसको भूमध्य रेखा को एक मान लीजिए, 3 ऊपर 3 नीचे और एक ये 7 प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, वैसे मेनली बात करें तो इसको 4 में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, अब ये अलग अलग प्रेशर बेल्ट के बारे में दिया गया है, इनके विस्तार की बात की गई, कितने कितने अंश तक फैली हुई हैं। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में भूमध्य रेखा पेटी है। ठीक है, पूरे वर्ष भर सूर्य लगभग जो है ऊर्ध्वाधर चमकता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, वायु गर्म हो जाती है, भूमध्य रेखा के क्षेत्र ऊपर उठते हैं, भूमध्य रेखा पर जो है लो प्रेशर बनता है। यानी लो प्रेशर कैसे बनता है, ये कारण बता रहा है। और यहाँ पर कोरियालिस बल का मान 0 होता है, चक्रवात नहीं आते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। यानी साइक्लोन के लिए, साइक्लोन मतलब जो हवाएं हैं उनको घुमाने के लिए, साइक्लोन तो ऐसा है नहीं कि विंड चली सीधे रकम घूम गई, वो साइक्लोन नहीं होता, वो विंड होता है। ठीक है, पवनें होती हैं। साइक्लोन के लिए जो उनकी जो हवा होती है उनकी दिशा देने के लिए क्या, कोरियालिस बल जरूरी होता है। तो कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, चक्रवात नहीं आते हैं। ठीक है, लो प्रेशर डेवलपमेंट होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पूरे वर्ष भर जो है सूर्य लगभग सीधा चमकता है। केवल जो है संवहनी धाराएं बहती हैं, अत्यधिक गर्म होने के कारण हवा की क्षैतिज जो है गति अनुपस्थित होती है। यानी वहाँ पर जो है संवहनी धाराएं, यानी संवहन करंट का मतलब ही क्या समझाएगा, जो कन्वेक्शन एनर्जी होगी वो हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में ही प्रभावित होंगी। ऊर्ध्वाधर वायु संवहन कपासी वर्षा
कपासी वर्षा मेघ से नमी प्राप्त करते हैं, गरज और तड़ित झंझा उत्पन्न करते हैं, जिसे कन्वेक्शन करंट, यानी भूमध्य रेखा की विशेषता में जो है क्या है, यहाँ पर हमेशा जो है कन्वेक्शन रेनफॉल होती रहती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा जो है यहाँ हीट जोन ऊर्ध्वाधर गति में कन्वेक्शन करंट ऊपर उठती रहती है, जिससे क्या होता है थंडर स्टॉर्म के साथ यहाँ पर संवहन वर्षा होती रहती है। और इसके अलावा बात करें तो ये डोलड्रम क्षेत्र होता है, यानी शांत क्षेत्र होता है, जिसे ITCZ के नाम से यहाँ पर जो है नॉर्थ से आने वाली व्यापारी पवन, साउथ से आने वाली व्यापारी पवन का अपसर्ट क्षेत्र होता है, यानी उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब से बहने वाली हवाएं जो है यहाँ पर अपसृत होती हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। ये जो इमेज है ये वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन का है, इसको आगे समझेंगे, लेकिन जो विस्तार की बात कर रहे हैं ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा से नॉर्थ और इधर ही साउथ कर लीजिए 10 डिग्री साउथ, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसकी विशेषता की बात कर रहा है, चाहे आप चार्ट से समझ लीजिए चाहे जिससे समझ लीजिए। अब उपोष्णकटिबंधीय हाई प्रेशर बेल्ट की बात करें, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की बात करें, तो इसका विस्तार बात करें तो लगभग जो है 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक फैला हुआ है। यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो हाई प्रेशर किससे संबंधित होता है? पृथ्वी के घूर्णन की गति से होता है, और वायु का जो होता है अवतलन से संबंधित होता है। यानी जो हाई प्रेशर बेल्ट है, एक बात मैं आपको बता दूं, चलिए यही सीम बता देते हैं। यानी पृथ्वी पर एक तो ये भूमध्य रेखा वाली पेटी 0 डिग्री, एक तो पोल वाली पेटी, दो हैं थर्मल पेटी, उसके बाद जाएंगे तो ये है डायनेमिक पेटी। डायनेमिक पेटी किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन कारण, वायु के अवतरण के कारण। और ये थर्मल पेटी किस लिए? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से ठंडा है, ये अपनी ऊंचाई पर जो है कोल्ड रीजन में, इसलिए जो है वो ठंडा है। यानी पर इन दोनों पर और किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपने नेचर्स के कारण जो है ठंडे हैं। और जो हाई प्रेशर डेवलप हुआ है वो पृथ्वी के घूर्णन और वायु के अवतरण के कारण हुआ है। यानी यहाँ पर यहाँ से वायु गई है, यहाँ से पोलर रीजन से वायु जो है अवतलित हुई है, इसके कारण जो है यहाँ पर जो है हाई प्रेशर डेवलप हुआ है। और यहाँ पर लो प्रेशर, पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, यहाँ पर तो हाई प्रेशर है ही, उसका कारण ये फ्रीज जोन में है। ठीक है, तो यही बात कर रहा है, भूमध्य रेखा से उठी हुई वायु उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र की वायु इन अक्षांशों नीचे उतर कर बैठ, जिसका कारण जो है यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो जैसा मैंने समझाया वही चीज़ इसमें लिखा है। और जो प्रमुख गर्म रेगिस्तान है, इसकी चर्चा हम आगे आपको दिखाएंगे, वो 20 से 30 डिग्री नॉर्थ महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। उसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पर जो है हाई प्रेशर डेवलपमेंट हो जाता है, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, एक कारण ये भी है। तो नीचे उतरने वाली हवा जो है जब शुष्क रहेगी, गर्म और शुष्क होंगी, तो दोनों गोलार्धों का अधिकांश रेगिस्तान इसी पेटी में मौजूद हैं। और इसके साथ शीत महासागर यानी कोल्ड करंट का भी प्रभाव इसका एक कारण है। तो आपका दिमाग खुला, क्योंकि एक तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों डेवलप होता है, पृथ्वी के घूर्णन कारण और वायु यहाँ पर उतरती है, दूसरा जो है कोल्ड करंट के प्रभाव कारण यहाँ पर जो है डेजर्ट बना है। और इसके अलावा इसे जो है हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है, जिससे पुराने समय में इन्हीं पेटियों से गुजरने वाले सामान ढोने वाले जहाज़ों को इन शांत परिस्थितियों में नौकायान में कठिनाई होती थी, वे जहाज़ों को हल्का बनाने के समुद्र से घोड़े फेंक देते थे, इसीलिए इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता था। तो हॉर्स लैटिट्यूड की बात करें, हॉर्स लैटिट्यूड ये है, हाई प्रेशर से आकर हवाएं यहाँ पर जो है कन्वर्ट हो रही, ITCZ डोल्ड्रम वाला क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है इधर से, यहाँ पर देखिए लो प्रेशर है सतह पर, यहाँ से हवाएं ऊपर उठी और ऊपर ठंडी हुई, ठंडी होकर इधर जाएंगी, इधर जाकर फिर इधर से जो है एक हवा इधर से आएगी। ठीक है, सब पोलर रीजन से, फिर यहाँ पर जो है हाई प्रेशर डेवलप होगा, फिर इधर जो है नीचे लो प्रेशर, यहाँ पर कन्वर्ज होंगी, फिर जैसे जैसे नीचे आएंगी तो यहाँ पर जो है ये हवाएं नीचे आकर जो है यहाँ पर शुष्क हो जाएंगी, तो यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। अब बात करेंगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की। तो ये पेटी जो होती है 45 डिग्री नॉर्थ से साउथ, और आर्कटिक सर्कल की बात करें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक विस्तार होता है। ठीक है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहीं 45 डिग्री साउथ से अंटार्कटिक सर्किल हो जाता है, उसमें शामिल कर लीजिए।
तो यहाँ पर क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय और उप ध्रुवीय जो उच्च बेल्ट है, हाई प्रेशर से जो आने वाली हवाएं हैं वो क्या करती हैं, एक चक्रवाती तूफान लेके आती हैं। ठीक है, यानी टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहे हैं, यानी लो प्रेशर की स्थिति पैदा करने के लिए यहाँ पर जो है अभिसरित होती हैं। तो इस कारण क्या होता है, फ्रंटल पोलर जो है फ्रंट बन जाता है। इसके बाद लास्ट बात करेंगे जो पोलर हाई प्रेशर, तो इसका विस्तार 80 से 90 डिग्री होता है। तो सूरज यहाँ पर लंबवत चमकता नहीं, सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, तापमान कम होता है, इसके कारण हवा संकुचित हो जाती है, इसका घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर पाया जाता है। ठीक है, ये सब भी आप भी पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे प्लानिटरी विंड की, यानी अब सबसे पहले बात कर लेंगे हवा। विंड कितने प्रकार की होती है, हवा 3 प्रकार की होती है। एक तो होती परमानेंट विंड या प्लानिटरी विंड, ठीक है, दूसरा होती पीरियोडिक विंड, तीसरा होती लोकल विंड। ठीक है, तो अगर बात करेंगे सबसे पहले प्लानिटरी विंड की बात करेंगे, या परमानेंट विंड जो वर्षों तक बहती रहती हैं एक ही दिशा में, तो ये क्या होती हैं, ये परमानेंटली हमेशा जो है बहती रहती हैं एक ही डायरेक्शन में पूरे साल तक। ये कौन कौन सी हवा होती हैं, उष्णकटिबंधीय, पूर्वी या व्यापारी पवने, उसके अलावा बात करें तो पछुआ पवने, और उसके अलावा ये ध्रुवीय। ठीक है, तो इनके बारे में जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से, बाकी मैंने चर्चा करी ही है। चक्रवात आपको ज़्यादा समझाना है तो चक्रवात आप समझे ज़्यादा ज़रूरी है। अब पीरियोडिक विंड की बात करें तो पीरियोडिक विंड वह ऋतुओं में परिवर्तन के साथ इन पवनों की दिशा में बदलती रहती है। जो मानसूनी पवनें सबसे अधिक यानी इसे क्या कहते हैं, मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आप जान लीजिए, मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। स्थलीय समीर, समुद्री समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, चक्रवात, एंटीसाइक्लोन या वायु राशि शामिल है। अभी मैंने पर्वत घाटी समीर और पर्वत समीर समझाया। स्थलीय समीर और समुद्री समीर क्या होती है, यानी स्थलीय समीर होती है जब हवाएं स्थल से जो है समुद्र की तरफ चले, और समुद्री समीर क्या होती है जब समुद्र से स्थल की ओर चले। ठीक है, और हवाएं स्थल से समुद्र की ओर क्यों चलेंगी, ये रात की कंडीशन होती है जब स्थल पर हाई प्रेशर होता है, समुद्र पर उसकी अपेक्षा लो प्रेशर होता है। ये दिन के समय होता है जब स्थल पर जो है लो प्रेशर होता है, समुद्र पर जो है हाई प्रेशर होता है। ठीक है, पर्वतीय समीर क्या होती है, दिन के समय ये कंडीशन होती है, सेम यही कंडीशन, और ये रात के समय होती है। जैसे यहाँ पर होती है ऐसे यहाँ पर होती है। साइक्लोन क्या होता है, जब लो प्रेशर में यहाँ पर हवाएं जो है देखेंगे केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं, एंटी साइक्लोन में केंद्र की तरफ आती हैं। इसके बाद लोकल विंड की बात करें, तापमान और दाब में स्थानीय अंतर के साथ लोकल विंड होती हैं, और इस तरह की पवनें जो होती है क्षोभ मंडल के निचले स्तरों पर होती हैं। कुछ लोकल विंड होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कुछ इसमें कोल्ड विंड होती हैं, कुछ वार्म विंड होती हैं। इसका नाम आप देख लीजिएगा, ठीक है, कौन सी कोल्ड है, कौन सी जो है वार्म है, और कहाँ कहाँ बहती है। ये जो देख रहे हैं कि जो ब्लिजर्ड्स है, ब्लिजर्ड्स के कारण ही जो है कनाडा वगैरह में या नॉर्थ अमेरिका में जो है बर्फीली तूफान आते हैं, जो आजकल न्यूज़ में थे कुछ दिन पहले कि पूरा जो है कनाडा और नॉर्थ अमेरिका का कुछ रीजन जो है पूरा बर्फीले तूफान से ढक गया था। अब बात करेंगे सामान्य परिसंचरण की वायुमंडल के, जिसे हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल के बारे में मतलब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी वही चीज़ें जो मैंने बताया कि यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप है, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर ठंडी होती हैं, फिर क्या होती हैं, हवाओं का फैलाव होता है। इधर से क्या होता है, सब ट्रॉपिक, यहाँ से जो है लो प्रेशर से हवाएं उठती हैं, यहाँ का हवा फैलाव यहाँ कन्वर्ज होता है। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फिर ये जो सेल बनता है, ये सर्कुलेशन जो होता है, यानी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और ये जो सेल बनता है इसी को हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, यानी हेडली महोदय ने कहा था हेडली सेल, फेरल सेल हो गया। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं कभी, जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया है इसके बारे में वही पूछता है। बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
तो यही सब चीज़ समझ आ। देखिए क्या होता है, ये 0 डिग्री है, यहाँ से क्या हुआ, लो प्रेशर बना, हवाएं ऊपर उठी, ठीक है, हवाएं ऊपर हुई, ठंडी हुई, यहाँ क्या हुआ, इधर जो है इधर इसकी अपेक्षा क्या ठंडी हुई, तो यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो गया, हाई प्रेशर यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप है, तो हवाएं इधर चली, फिर क्या हुआ, हवाएं अपसरित हुई, फिर क्या हुई, अपसरित होकर क्या हुई, यहाँ पर ठंडी हुई, हाई प्रेशर बना, हाई प्रेशर से क्या हवाएं लो प्रेशर की तरफ चली, इधर से हवा इधर चली गई। तो ये जो सेल बनता है इसी के बारे में जो है विस्तार दिया गया है। आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा डिटेल में, नहीं तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देंगे। तो सबके बारे में दिया गया है। रॉसबी वेव के बारे में जो है पढ़ लीजिएगा। वायरसियों का सेल जो बहिर्वाह वातावरण में हार्मोनिक तरंगों से बनता है उसे रॉसबी वेव के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसकी पीडीएफ हम को टेलीग्राम पर दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। जियोस्ट्रॉफिक विंड की बात करते हैं, क्योंकि वायु जो होती है दाब प्रवणता बल के समानांतर जो है उठती है। ये देखेंगे जो वायु है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ठीक है, ये सम दाब रेखाएं हैं। तो ये जो यहाँ से देखिए इसके अपोजिट साइड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगता है, इधर कोरियालिस फोर्स लगता है। फिर क्या होता है, हाई प्रेशर से जब हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, हवाएं ऐसे सीधे जा रही हैं, तो इस पर जो एक दाब प्रवणता बल काम करता है इधर की तरफ, और इधर कोरियालिस बल के फलस्वरूप क्या होता है, ये जो हवाएं होती हैं ये मुड़ जाती हैं, उन्हें कोरियालिस बल द्वारा विस्थापित किया जाता। तो ऊपरी क्षोभ मंडल में दाब प्रवणता बल समान दिशा के कार्य करने वाले विपरीत परंतु कोरियालिस बल द्वारा संतुलित किए जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, समदाब रेखाएं समानांतर और दाब प्रवणता बल के लंबवत होती हैं। इन पवनों को क्या कहते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं, ठीक है। ये जो आपने वर्ल्ड लेवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन देखा होगा, हवाएं जो कैसे मुड़ जाती हैं, तो इसका कारण जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियालिस बल होता है, जैसा मैंने पहले बताया। अब ये पवनें जो होती चक्रवाती या एंटी साइक्लोन या साइक्लोन के प्रसंचरण में भी बन सकती हैं। दाब प्रवणता बल और कोरियालिस बल के संतुलन के कारण ही भूमध्य रेखी बेल्ट से उठने वाली पवनें सीधे ध्रुवों की ओर नहीं जाती, बल्कि उन्हें वो उपकटबंधी हाई प्रेशर की ओर जो है मुड़ जाती हैं। जेट स्ट्रीम भी जो है जियोस्ट्रॉपिक विंड का एक ही महत्वपूर्ण प्रकार है, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति से पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होती है, सब ट्रॉपिकल, पोलर जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम ऊपरी पछुआ पवनें यानी प्रचंड वेग से सकरी पट्टी के रूप में केंद्रित होती है। इनकी उत्पत्ति का संबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता यानी तापमान में अंतर और ध्रुवों के धरातली भाग में हाई प्रेशर और उसके ऊपर क्षोभ मंडल में जो है लो प्रेशर के कारण जो है सब पोलर जो है भंवर बनती है, ठीक है। यानी कह रहा है कि ध्रुवों पर क्या होता है, सतह पर हाई प्रेशर होता है, उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। एक बात जान लीजिए, सतह पर अगर लो प्रेशर है तो ऊपर जाएगी, हवा ठंडी होगी तो हाई प्रेशर होगा, और सतह पर हाई प्रेशर है, ऊपर जो है लो प्रेशर है, ठीक है। तो यही बात ये कह रहा है। तो इन जेट धाराओं का तरंग का प्रवाह का कारण अक्षांशों के साथ कोरियालिस बल में परिवर्तन होता है। इन पवनों से बनने वाले विसर्पों को रॉसबी वेव के रूप में जाना जाता है, जो ये विसर्प बन रहे हैं, ठीक है। यानी कोल्ड पोलर एयर, वार्म ट्रॉपिकल एयर जो है जेट स्ट्रीम जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर वो रॉसबी वेव के रूप में ये वेव के रूप में आ जाती है। फिर क्या होता है, वेव जो है डेवलप हो जाता है, कोल्ड एयर जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है लो प्रेशर एयर में बेल्ट में। इसके बाद चौथे में क्या होता है, वेव आर जो है पिंच्ड ऑफ फॉर्मिंग द साइक्लोन ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है। कुल मिलाकर जो जेट स्ट्रीम होती है वो कहाँ होती है, सतह पर नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में चलने वाली अत्यधिक तीव्र जेट स्ट्रीम होती है। जो जेट पवनें ऊपरी पछुआ पवनें होती हैं, और ये कंडीशन कैसी होती है, ध्रुवों पर धरातली भाग उच्च दाब और क्षोभ मंडल पर कहे तो लो प्रेशर होता है, यानी ऊपर लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर होता है।
और इसे क्या, इन्हीं विसर्पों, जब जेट स्ट्रीम के विसर्पण प्रारंभ हो जाता है स्टार्टिंग के बाद, तो इन्हें रॉसबी वेव के रूप में जाना जाता है। अब जेट स्ट्रीम के प्रकार, यानी एक परमानेंट जेट स्ट्रीम होता है, ये पूरे वर्ष मध्य और उच्च अक्षांशों में चलती रहती है और मौसम के साथ बदलती रहती है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात करें तो हेडली और फेरल सेल के बीच प्रवाहित होती है। ठीक है, हेडली सेल का मतलब जो है ट्रॉपिकल भूमध्य रेखा और उपोष्णकटिबंधीय यानी लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच जो दाब प्रवणता के अंतर के कारण जो है ऊपर क्षोभ मंडल की सीमा पर जो है आप देखेंगे उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो है दोनों गोलार्ध पर 30 डिग्री अक्षांश के करीब स्थित होती है, पूरे साल दक्षिणी गोलार्ध पर मौजूद होती है। हालांकि उत्तरी गोलार्ध में ये गर्मियों के दौरान उत्तर की ओर रुक रुक कर पलायन करती है। तो ये क्या होती है, सूर्य का अनुसरण करती है। जब गोलार्ध गर्म होता है तो धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, ठंडा होने पर दोबारा दक्षिण की ओर पलायन कर जाती हैं। पोलर जेट स्ट्रीम ये फेरल ध्रुवी और फेरल से के बीच प्रभावित होती हैं। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय जेट की तुलना में अधिक परिवर्तनशील होती हैं। गर्मियों में इनकी स्थिति ध्रुवों की ओर, सर्दियों में भूमध्य रेखा की ओर खिसक जाती है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एक और है जो है पोलर जेट स्ट्रीम। ये वे सर्दियों में सबसे शक्तिशाली और अधिक नियमित होती हैं। ठीक है, अस्थायी जेट स्ट्रीम, सोमाली जेट स्ट्रीम, इसका जो है सोमाली जेट स्ट्रीम का संबंध देखेंगे तो दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित दक्षिण की ओर बढ़ने वाले पहले जून से सितंबर तक अपेक्षाकृत जेट स्ट्रीम स्थिर रहता है। लेकिन सोमाली जेट स्ट्रीम के संबंध की बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा भारत में जो वर्षा होती है उस पर जो है प्रभाव डालता है। ये आपको ध्यान रखना है, सोमालिया जेट स्ट्रीम। ठीक है, उत्तरी मेडागास्कर सोमालिया के तट पर देखी जाती है, जून से अगस्त महीने पर सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। यानी सोमाली जेट स्ट्रीम जो होता है इसका संबंध जो है साउथ वेस्ट मानसून के कारण जो भारत में वर्षा होती है उसके संबंध इसका है। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब जेट स्ट्रीम की इंपॉर्टेंट क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा। एयर मासेस क्या होते हैं? एयर मासेस होते हैं वायुमंडल के उस विस्तृत भाग या सघन दो वायुराशियों को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई, क्षैतिज रूप में तापमान, आर्द्रता संबंधी समानताएं विद्यमान हो। जब वायु की सजाती यानी एक ही रूप के क्षेत्र पर देखेंगे तो पर्याप्त लंबे समय तक विद्यमान रहती हैं तो उस वायु क्षेत्र की विशेषता ग्रहण लेती है, यानी होमोजीनियस होती हैं। अब बात करेंगे कि उत्पत्ति के क्षेत्र की बात करें जो एयर मासेस होती हैं तो ये एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र होता है जिस पर ताप और आर्द्रता जैसी महत्वपूर्ण विशेषताएं एक समान होती हैं। तो होमोजीनियस क्षेत्र विशाल महासागरीय सतह, विशाल मैदान और पठार हो सकते हैं। लंबी दूरी पर एक तापमान और नमी होती। उच्च दाब की पेटी की बात करें तो मुख्य उत्पत्ति जो है उपोष्णकटिबंधीय यानी उष्णकटिबंधीय गर्म वायुरस का ऊपर उठना और ध्रुवों के आसपास ठंडी वायुरस के स्रोत है। उच्च वायुदाब लेकिन कम वायुदाब या दाब प्रवणता वाले क्षेत्र आदर्श होते हैं। मध्य अक्षांशों में कोई प्रमुख उत्पत्ति क्षेत्र नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों में चक्रवाती अन्य विक्षोभ प्रभुत्व होता है। तो इससे ज़्यादा प्री में क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि नहीं ही आए हैं। 5 प्रमुख स्रोत की बात करें जैसे गर्म उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय महासागर, उपोष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तान, अपेक्षाकृत ठंडे लेकिन इंडियन से आए हैं, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वर्ल्ड लेवल पे तो नहीं ही पूछा है। तो वायु राशि का प्रकार की बात करें तो कॉन्टिनेंट महाद्वीपीय जो शुष्क वायु द्रव्यमान होता है उसे सी से, स्मॉल सी से, एम को समुद्री से, नम वायु द्रव्यमान को, टी से उष्णकटिबंधीय गर्म, पी से ध्रुवीय ठंडा, ए से आर्कटिक अंटार्कटिक ठंडा, ई से भूमध्य रेखिक गर्म। ठीक है, तो ये इसके सिंबल है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ज़्यादा बहुत रेयर ही पूछे जाते हैं। चक्रवात से पूछ लेंगे, उसके इफेक्ट से पूछ लेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत लोगों की चिंता होगी कि ये पढ़ा नहीं रहे हैं। जब उससे पूछे नहीं जाते तो पढ़ा क्यों थे? जिसको समझना हो, जिसको जानने की इच्छा हो वो यहाँ से देख सकता है। मैंने मैटर पूरा दे दिया है तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अब वो जो मैंने बात की थी कि जो डेजर्ट होते हैं 20 से 30 डिग्री नॉर्थ में या वेस्टर्न साइड में डेजर्ट ही क्यों पाए जाते हैं? ठीक है, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कैसे डेवलप होता है?
तो उसके बारे में ही ये फिगर दिया गया है। ये भी उसमें बाकायदा मैंने बताया था, इसमें डेजर्ट को भी लोकेट कर दिया गया है, उसके कार्ड को भी लोकेट कर दिया गया है। यानी जो अगर देखेंगे ये तो पश्चिम की ओर, जो महाद्वीप के पश्चिम की ओर 20 से 30 के बीच में पाए जाते हैं, ये तो बात हो गई। लेकिन अगर उसके बाद के रीजन की बात करें तो ये जो अगर देखें पेंटागोनिया का पठार, ये डेजर्ट क्यों पाया जाता है, तो ये जो है ये रैन शैडो रीजन में आता है, इसलिए पाया जाता है। इसके अलावा कालाहारी की बात करें तो ये डेजर्ट जो है यहाँ पर जो है यानी कोल्ड करंट और उसका प्रभाव रहता है। सहारा डेजर्ट वेस्ट पार्ट वाला तो जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और करंट के कारण आता है। और कॉन्टिनेंट जो डेजर्ट पाए जाते हैं, यानी ये मंगोलिया की बात करें, ये रीजन की बात करें, तो यहाँ पर जो महाद्वीपता के कारण जो है यहाँ पर डेजर्ट पाए जाते हैं। तो ये आगे वाले जो इसके पहले वाले स्लाइड से उसका इंग्लिश रूपांतरण है। अब बात करेंगे एटमॉस्फेयर में वाटर की बात करेंगे, यानी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखना जरूरी है। जल वायुमंडल में 3 रूपों में होता है, गैसीय, तरल, ठोस। जल निकायों में वाष्पीकरण के माध्यम से, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, वायुमंडल में आर्द्रता से प्राप्त होती है। यानी जो जल होता है वो जो वाटर बॉडीज होती है उसमें इवेपोरेशन के माध्यम से, पौधों में जल कैसे प्राप्त होता है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, वायुमंडल में आर्द्रता के माध्यम से प्राप्त होता है। वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी को तरल से क्या होता है, गैसीय अवस्था में बदल दिया जाता है, यानी पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? वह तापमान जिस पर जल का वाष्पीकरण होने लगे उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में बात करें तो तापमान, हवा की गति, हवा में आर्द्रता की मात्रा। ठीक है, अब बात करें इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल सूर्य के प्रकाश, गर्मी के कारण पत्तियों और फूलों से वाष्पित हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन क्या होता है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। या किसी निश्चित तापमान जब कोई ठोस पदार्थ सीधे क्या हो, द्रव में परिवर्तित हुए बिना क्या हो जाए, गैस अवस्था में या गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाए, इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब बात करें ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है जलवाष्प, वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा। एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा जो होती है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, और उसे व्यक्त करने के लिए प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का भार के रूप में व्यक्त करते हैं। इसको जो है व्यक्त करने की बात करें तो प्रति ग्राम प्रति घन मीटर में संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यानी इसको निकालने के लिए देखेंगे तो वायु में उस प्रति इकाई आयतन में कितनी जलवाष्प का भार है उसके आधार पर देखते हैं। अगर बात करें किसी तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वातावरण में मौजूद आर्द्रता का प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। यानी किस तापमान पर, किसी तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वातावरण में मौजूद जो ह्यूमिडिटी है उसका परसेंटेज जो है सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो महासागरों पर अधिक और महाद्वीपों पर कम होता है। वहीं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करें, वायु की प्रत्येक इकाई भार में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा कहते हैं, इसे ग्राम प्रति किलोग्राम इकाई के रूप में मापा जाता है। किसी निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर में कितने जलवाष्प को अवशोषित कर सकती है उसे वायु की आर्द्रता क्षमता कहते हैं। आपको ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का सीधा संबंध होता है तापमान से। तापमान जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा। यानी अगर बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ह्यूमिडिटी के बारे में, तो एक निर्धारित तापमान पर अपनी पूरी क्षमता से आर्द्रता युक्त वायु को संतृप्त कहा जाता है। जलवाष्प धारण करने की हवा की क्षमता पूरी तरह से उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो ह्यूमिडिटी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जब आप वर्षण पढ़ेंगे और कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको ह्यूमिडिटी के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब संघनन और वर्षण में
अंतर समझ लेते हैं। वाष्पीकरण और संघनन के कारण क्या होता है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्रमशः जो है जोड़ी यानी वृद्धि और कम की जा सकती है। जलवाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है, ये परिभाषा है। वाष्पीकरण इसका उल्टा है, जल का जलवाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और जो संघनन होता है वो ऊष्मा के ह्रास के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं मुक्त हवा में छोटे कणों के आसपास ठंडा होने से संघनन होता है, जिन्हें हाइग्रोस्कोपिक संघनन नाभिक के रूप में जाना जाता है। उदाहरण धूल, धुआं, लवण। संघनन क्या होता है, हवा, तापमान, आर्द्रता की मात्रा से प्रभावित होते हैं। तो बाकी तो आप पढ़ ही सकते हैं। यानी इवेपोरेशन कब होगा, जब जल जो है, जल का तापमान बढ़ेगा तो जल जो है जलवाष्प में बदलेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा संतृप्त होगा, कंडेंसेशन संघनन होगा। वाटर वेपर जो है वो वाटर में बदलेगा, एक ड्यू पॉइंट आएगा, उससे क्या होगा, वर्षा होगी। वर्षा तीन रूपों में होती है, एक लिक्विड रूप में हो सकती है, स्नो रूप में हो सकती है, और इसके साथ फ्रोजन रेन रूप में यानी बर्फबारी हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोहरा और धुंध में अंतर आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। यानी फ्रॉस्ट, पाला कब होगा, ठंडी सतह पर हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे संघनन होता है, अर्थात ओसांक बिंदु जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब चला आता है उसे ओसांक कहते हैं। हिमांक बिंदु या उससे नीचे होता है तब फ्रॉस्ट होता है। ड्यू पॉइंट कब होता है, पानी की बूंदें जो घनीभूत होने के कारण ठोस वस्तुओं की ठंडी सतह यानी हवा के नाभिक की बजाय जो ठोस वस्तुओं की ठंडी सतह पर दिखाई देती हैं वो जो है ड्यू या ओस की बूंदें कहते हैं उसे। अब बात करें कुहारा और धुंध किसे कहते हैं, जब एक बड़ी मात्रा में जलवाष्प वाले वायु द्रव्यमान का तापमान अचानक गिर जाता है तो उसे हाइड्रोस्कोपिक संघनन नाभिकी इसके भीतर ही संघनन हो जाता है। कोहरा एक ऐसा बादल है जिसका आधार या तो जमीन पर या जमीन के बहुत करीब होता है। धुंध क्या, धुंध कोहरे का एक रूप है, लेकिन इसमें कोहरे की तुलना में अधिक नमी होती है। यानी धुंध प्लस कुहासा, यानी धुंध प्लस कुहासा जो है धुआंसा कहते हैं। कोहरे और धुंध की वजह से जो है, कोहरे और धुंध से दृश्यता शून्य हो जाती है, यानी स्मॉग प्लस फॉग। तो दिल्ली में क्या ठंडियों में दिखाई देता है, स्मॉग दिखाई देता है, इससे दृश्यता कम हो जाती है। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब बात करते हैं, ये बात फॉग और मिस्ट की बात कर ही ली। अब बात करते हैं क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड्स के बारे में क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बादल में तैरती पानी की बूंदों या बर्फ की छोटे क्रिस्टल का एक द्रव्यमान है जिसको मिलाकर क्लाउड्स बनता है, ठीक है। जिसके बाद क्या होती है, वर्षा होती है। उनमें कुछ होते हैं, सभी बादल तो वर्षा करते नहीं। तो ऊंचाई के अनुसार जो है और उनके विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता, अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। यानी पक्षाभ या सीरस जिसे कहते हैं, क्यूलोकुम्बस, कपासी, स्ट्रेटोस यानी स्तरी, निम्बस वर्षा, ठीक है। तो कुछ क्लाउड्स टाइप है, उनकी विशेषता आप जो है यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में कई बार हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्रम ध्यान रखें, बादलों को ऊंचाई के आधार पर जो है उच्च स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल यानी जिसे कपासी मध्य स्तरीय बादल कहते हैं, निम्न स्तरीय बादल। तो इनका देख लीजिए, इसमें ये जरूर देख लीजिएगा, इसकी विशेषता जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं संवहनी वर्षा की। संवहनी वर्षा की विशेषता मैंने कहाँ बताया था, भूमध्य रेखा में। भूमध्य रेखा में संवहनी वर्षा होती है, यानी तड़ित झंझा के साथ वर्षा होती है। यहाँ पर जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश जो है सीधा पड़ता रहता है वर्ष भर, तापमान अधिक हो जाता है। तो संवहनी वर्षा क्या होती है, हवा जो है गर्म हवा हल्की हो जाती है, और क्या होता है
संवहन धाराओं के रूप में ऊर्ध्वाधर ऊपर उठती हैं। इससे क्या होता है, इसका तापमान कम हो जाता है और संघनन की प्रक्रिया आरंभ, इसे संघनन में कहते हैं। और ये तड़ित झंझा या गरज के साथ जो है भारी वर्षा करती है, लंबे समय तक नहीं होती। यानी एक विशेषता भूमध्य रेखीय जलवायु, यहाँ पर जो है गरज के साथ, बिजली के साथ, चमक के साथ वर्षा होती है और ये लंबे समय तक नहीं होती, संवहनी वर्षा। ऐसी वर्षा गर्मियों में होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की विशेषता है, महाद्वीप के आंतरिक भाग में होती है, विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, तो फटाफट ऐसे ही रिवीजन करना है आपको। इसके अलावा पर्वतीय वर्षा की बात करें, एक होता है पवन विमुखी डॉल, एक होता है वृक्ष छाया प्रदेश। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज पर समझाता हूँ। इधर से हवा चली, हवा ने इधर से जो है आद्रता ग्रहण की, जल था, जल से आद्रता ग्रहण थी, आद्रता ग्रहण की, नमी ग्रहण की, तो क्या हुआ, हवाएं जो है गर्म हवा ऊपर उठी, ऊपर उठी जैसे एक, क्योंकि आपको पता है जैसे हवाएं ऊपर जाती हैं तो लगभग 1000 मीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी, हवा ठंडी होने लगी, हवा ठंडी होने लगी, हवा ठंडी होने लगा, क्या संघनन प्रक्रिया हुई, बारिश हुई। तो इधर साइड क्या हुआ, बारिश हो गया। फिर इसमें धीरे धीरे देखेंगे नमी बढ़ नहीं है। जब ये हवा जो है इधर उतरती है, यानी पवन विमुखी ढाल पर उतरती है, तो इसमें नमी रह नहीं जाती। ठीक है, क्योंकि ठंडी हो गई है। तो ठंडी हो गई, तो जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आद्रता कमी हो जाती है, तो यहाँ पर वर्षा होती नहीं। तो इसे कुल मिलाकर पर्वतीय वर्षा के रूप में। और चक्रवाती या फ्रंटल जो वर्षा किसे कहते हैं, यह तब बनता है जब देखेंगे आसमान घनत्व और तापमान आद्रता वाले दो वायुराशियाँ, यानी कोल्ड और वार्म एयर मास जो है मिलती हैं। तो उनके मिलने से क्या होता है, एक गर्म फ्रंट और शीत कोल्ड फ्रंट बन जाता है। गर्म फ्रंट क्या होता है, हल्की वायु धीरे धीरे क्या होती है, ठंडी वायु पर आ जाती है। ठीक है, यानी इधर से कोल्ड फ्रंट क्या होता है, इधर ठंडी वायु धीरे धीरे आ जाती है। जैसे जैसे क्या होता है, गर्म वायु ऊपर उठती जाती है, पहले तो ऊपर आएगी, फिर क्या हो, धीरे धीरे ऊपर उठती जाती है, तो ठंडी वायु क्या होती है, ठंडी हो जाती है। और इसमें मौजूद नमी संघनित हो जाने से मेघ बनते हैं और बारिश कुछ ही घंटों से लेकर कुछ दिनों तक धीरे धीरे चलती रहती है। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब बात करें ग्लोबल लेवल पर जो है, जैसे मैंने बात की वर्षा के वितरण जो है, यानी भूमध्य रेखा पर क्या विशेषता है, पृथ्वी के साथ विभिन्न मौसमों में अर्थात एक वर्ष में अलग अलग वर्षा होती है। सामान्यतः जैसे भूमध्य रेखा की ध्रुवों की बात करें तो वर्षा लगातार कम होती जाती है। ठीक है, तो मैंने वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन का आपको एक चार्ट दिया था, उससे ही आपको समझना है। यानी 200 सेंटीमीटर से प्रतिवर्ष से ज़्यादा वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, मानसूनी और तटीय, पर्वतीय और पवन विमुखी ढालों पर होती है। मध्यम वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्ष भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से गर्म समशीतोष्ण क्षेत्र में होती है। अपर्याप्त वर्षा यानी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के बीच देखिए शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी भाग में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। तो ये आपको, और बहुत कम वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ होती है, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में होती है। तो ये आप यहाँ से पढ़ लीजिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फ्रंटल के बारे में बात कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चनों में भी चर्चा की है। फ्रंट कैसे बनती, जब दो परस्पर वायुराशियाँ मिलती हैं। ठीक है, इनके मध्य निर्मित ढालुओं सीमा पर जो है क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। आमतौर पर कहाँ बनते हैं, ये उच्च अक्षांश क्षेत्र में 40 से 65 डिग्री अक्षांश पर बनते हैं, जहाँ पर गर्म और आर्द्र उपोष्ण राशि जो वायु राशि होती है, यानी गर्म और ठंडी वायु राशि जब जो मिलती है, यानी शुष्क ध्रुवीय राशि, शुष्क जो है ध्रुवीय वायु राशि कोल्ड, और जो है आर्द्र उपोष्ण वायु राशि जो है गर्म, दोनों साथ मिलती हैं, तब ये फ्रंट बनता है। और जब ये फ्रंट बनता है, फ्रंट की गठन की प्रक्रिया जहाँ स्टार्ट होती है उसे फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो फ्रंट बनने के बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी टेम्परेट साइक्लोन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इसे क्या कहते हैं, फ्रंटोजेनेसिस कहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, आपको पढ़ना हो तो। कुल मिलाकर ये 6 चरणों में होती है, यानी कोल्ड वायु, कोल्ड वार्म वायु मिली, तो यहाँ पर जो है एक फ्रंट बना, फिर क्या हुआ, वायु ऊपर चढ़ने लगी, ये क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडी होने लगी। फिर धीरे धीरे देखेंगे ये 6 चरणों में कंप्लीट होनी, यानी फ्रंटोजेनेसिस से स्टार्ट होती है, जिसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं।
अब फ्रेंटोजेंसिस के तंत्र और संबंधित मौसम के आधार पर अगर बात करें तो अस्थाई कोल्ड और वार्म फ्रंट की बात करें तो उसके बारे में मैंने देख ही दिया फिगर में, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, और इसके बाद बात करें तो अधिवृष्ट वाताग्र। अब बात करते हैं चक्रवात, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फ्रंट से जो आता है हमने बता दिया, कोल्ड और वार्म वायु के मिलने से बनता है। कहाँ बनता है? टेम्परेट जोन में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बारिश धीरे धीरे चलती रहती है। अब चक्रवात की बात करते हैं। चक्रवात कैसा क्षेत्र होता है? लो प्रेशर डेवलपमेंट क्षेत्र होता है। ठीक है, और वायु राशियाँ जो है दूर दूर होती हैं। ठीक है, जिनके चारों तरफ केंद्र विमुख वायुदाब रेखाएं होती हैं, यानी केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता है। केंद्र से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर जैसे 993 मिली बार है, इधर आएंगे 1000, इधर इधर 1012, इधर ऐसे ही मिली बार बढ़ता है। चक्रवातों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर उष्णकटिबंधीय और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में जाना जाता है। कभी कभार हिंदी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा ही होगा। तो ये क्या होता है? मजबूत लो प्रेशर वाला क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, हवाएं जो हैं केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, निर्माण के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी आई होती है वो एक शांत क्षेत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी आई है, तो ये जो होता है ये एक शांत क्षेत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसकी विशेषताएं इसमें लिखी गई हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा पीडीएफ से। अगर बात करें कहाँ पर सबसे अधिक बनते हैं, तो इसको लोकल लेवल पर अलग अलग हरिकेन कहाँ जाना जाता है, साउथ ईस्ट कैरेबियन क्षेत्र में। जापान में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। बंगाल खाड़ी में चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, विली विलिस कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। अब वैसे बताया उत्तरी गोलार्ध में इसका जो है, जो हवा की दिशा होगी वो एंटी साइक्लोनिक सॉरी यानी घड़ी के विपरीत दिशा में होगी, और साउथ हेमिस्फीयर में घड़ी की दिशा में होगी। ठीक है, अगर बात करें ये कहाँ पर उत्पन्न होती हैं चक्रवात जो है, देखेंगे हमेशा नमी कहाँ से, समुद्रों से ग्रहण करेंगी। जैसे तटीय क्षेत्रों में आएंगी, जैसे ज़मीन के संपर्क में आती हैं, तो जो लो प्रेशर सिस्टम होता है वो चक्रवाती के साथ साथ चक्रवाती वर्षा, गरज और तूफान भी ले जाते हैं। जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर आएंगी तो तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा विनाशात्मक होंगी, और जैसे पूरी की पूरी जो है सतह पर आ जाएंगी तो वहाँ पर जो है इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, और इन चक्रवातों को पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। ये इसका इंग्लिश रूपांतरण है। ऐसे ही इसमें जो है टेम्परेट साइक्लोन के बारे में मैंने बताया है, जिसके बारे में आगे चर्चा कर ही ली है, तो आपको यहाँ से पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। सेम प्रक्रिया इसमें भी होती है, विशेषताएं अलग है। अब बात करेंगे पोलर वर्टिक्स के बारे में। पोलर वर्टिक्स कम दाब वाली ध्रुवीय पवनें एक क्षेत्र है जो ध्रुवों पर घूमती है। ठीक है, जो ध्रुवों पर घूमती है। और पोलर वर्टिक्स या ध्रुवीय भंवर जो है ठंडा प्लस क्या हो, ऊपरी क्षोभ मंडल में 8 से 9 किलोमीटर प्लस सर्कुलेशन और लो प्रेशर चक्रवाती वायु यानी 1000 मिली बार की जो होती है, इन सबको मिलाकर क्या होती है, ये पोलर वर्टिक्स बनता है। अब मेन चीज़ इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है मुख्य रूप से सर्दियों में बनता है और गर्मियों में कमज़ोर होता है। सर्दियों में जो पोलर वर्टिक्स हाथ से ज़्यादा मजबूत होता है, बड़ा होता है, ध्रुवीय जो फ्रंटल पोलर फ्रंट होते हैं भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं। उसके नतीजतन क्या होता है, जो पोलर वर्टिक्स होती हैं वो विभाजित हो जाता है, बेहद सर्द मौसम लाते हुए मध्य अक्षांश क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और निम्न अक्षांशों से आने वाले जो है पोलर वर्टिक्स जो है पोलर आउटब्रेक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये इसका इंग्लिश रूपांतरण है। तो वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन पढ़ने वाले हैं, इसको हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में
इसमें आपको पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, इसकी विशेषता आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। यानी अगर आपको डिवाइड करना हो तो 0 डिग्री नॉर्थ साउथ से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। यानी अगर हॉट इक्वेटोरियल यानी विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की बात करें तो किसी भी कॉन्टिनेंट को आप यहाँ रख दीजिए, उसमें यानी 0 से 10 डिग्री नॉर्थ में विस्तार है या 0 से 10 डिग्री साउथ में विस्तार है, तो वहाँ पर क्या होगा, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश होगा। अगर 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ में विस्तार है जिसका, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके पूर्वी तट पर, अब यहाँ पर ध्यान रखना, उसके पूर्वी तट पर महाद्वीप को आप बीच में रखिए, महाद्वीप के जैसे भारत को बीच में रखिए, तो उसके पूर्वी तट पर आपको मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिलेगा, और पश्चिम पर क्या मिलेगा, हॉट डेजर्ट मिलेगा, और बीच में क्या मिलेगा, सुनाना टाइप क्लाइमेट मिलेगा, सूडान या सवाना टाइप क्लाइमेट मिलेगा। ऐसे ही आपको अगर हम मालूम, हाँ, तो हर कॉन्टिनेंट को आपको जो है यहाँ ला कर रख लेना है। यहाँ पर कोई बीच का डिवीजन नहीं, लेकिन यहाँ जब भी किसी कॉन्टिनेंट को तो बीच में रखेंगे, यानी कितने से कितने डिग्री तक विस्तार है तो उसको आपको जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी सूडान को क्या कहते हैं, सवाना टाइप क्लाइमेट कहते हैं। सवाना में क्या मिलता है, यहाँ पौधों के साथ, छोटे पौधों के साथ बड़े पौधे भी पाए जाते हैं, यानी घास के साथ जो है बड़े पौधे। स्टेपी में क्या मिलता है, स्टेपी में जो है आपको झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ मिलती हैं। तो ये कुछ विशेषताएँ हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन जो घास के मैदान है उससे क्वेश्चन आते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसमें कौन से क्लाइमेट पाए जाते हैं, कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इसकी सबकी चर्चा करने चलें तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सवाना टाइप क्लाइमेट में क्या बड़े बड़े वनस्पति पाए जाते हैं, और उसके बाद क्या झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। डेजर्ट में कैसे छोटे छोटे जो है कैक्टस के पौधे पाए जाते हैं। तो इसकी विशेषताएं आप जरूर पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ही। ठीक है, इसीलिए हमने दे दिया एक जगह आपको, क्योंकि आपको पढ़ना है, हम नहीं पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, कुछ मेहनत आप भी करिए, रिवीजन करना है तो फटाफट कीजिए। इसमें दिया गया है कौन सी लोकल विंड चलती है, कौन से क्या चलती है, तो आपको देखना है। अब जलवायु के बारे में जो हम बता रहे थे, तो कुछ होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया है। इसमें क्या पूछेगा पीटीए, डाउन्स, पंपाज, बुश या वेल्ड, हाई वेल्ड, और कैंटाबेरी, पेरीज, पुस्टाच, ये कौन कौन से देश में पाए जाते हैं, तो ये सब घास के मैदान हैं। ठीक है, ये नर्म घास के मैदान हैं। ये नर्म घास के मैदान की विशेषता, यहाँ पर इंडस्ट्री भारी मात्रा में आपको मिलेगी, और ख़ासकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो हर चीज़ को कनेक्ट करते हुए चलना है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कौन से जो है एक होते, दो टाइप के ग्रास लैंड होते हैं, एक ट्रॉपिकल होते हैं, एक टेम्परेट होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कौन से टेम्परेट हैं, कौन से ट्रॉपिकल हैं। तो यहाँ से आप जो है देख लीजिएगा। तो ये इसका इंग्लिश वाला है। तो यहाँ पर जो है चीन टाइप क्लाइमेट की जो है विशेषता दी गई है, यानी जो मैंने पढ़ाया है उसको जो है अब वर्ल्ड लेवल पर आपको अलग अलग करके, इसमें आपको इकॉनमी और सब कुछ तैयार हो जाएगा, मतलब कौन सी इकॉनमी कौन डेवलप है। तो यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो कुल मिलाकर ये था आपका क्लाइमेटोलॉजी। तो मैंने कोशिश की, जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने समझा दी, बाकी जो चीज़ आप समझ सकते हैं उसको मैंने नहीं बताई, आप जो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर मिल, स्टडी और आईएएस पर मिल जाएगी। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो टेस्ट को भी देखिए और रिवीजन सीरीज को भी देखिए, और लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सीरीज़ के साथ।